हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि आपको पता है कि हम बिहार जीविका पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो है एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों पदों के लिए, ठीक है, उसकी क्लासेस चल रही हैं और उसका ही एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट है। हमने एरिया कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो डेली क्लासेस है, जो मंडे टू फ्राइडे चलती है, सुबह आपको 8 से 9 बजे के बीच में वीडियो मिल जाती हैं, ठीक है। इन दोनों पोस्ट की क्लासेस की, ठीक है। और उसी पे शाम को आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है उसका। और हर हफ्ते हम 50 से 100 प्रश्न जो होता है, 50 या 100 प्रश्न जो भी है, सैटरडे और संडे को उसकी प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हमने एक हफ्ते में कवर किया है, उसकी प्रैक्टिस सेट हम अगले हफ्ते यानी उसी हफ्ते के संडे और सैटरडे को करते हैं। तो आज जो है हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा पर 50 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। 50 प्रश्न जो है आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने जो महात्मा गांधी का ये जो मनरेगा की क्लास है आपकी, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अभी इसको मत कीजिएगा। अगर क्लास को अटेंड कर लिया है तब इसको कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। जिन्होंने भी क्लास अटेंड कर लिया वो इसको देखें तो ज़्यादा लाभदायक उनके लिए होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो प्रश्नों के सही करने की जो संख्या है ना, जो रेशियो है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने क्लासेस को अटेंड किया है तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगला जो हमारा पहला प्रश्न है उसको करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि 50 प्रश्न है, तो आपको पता है कि इसको करने में थोड़ा सा समय जाएगा, तो पेशेंट बना के रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी पर्पस इसका क्या है। तो पहला है शहरी परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण परिवार को एक वयस्क सदस्य के साथ 100 दिनों का वेतन रोजगार गारंटी देना। तीसरा है सभी नागरिकों को रियायती दरों पर अनाज प्रदान करना। और चौथा है ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करना। आपको बता दूं कि आप इसमें 50 प्रश्न हैं, तो आप लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो मनरेगा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आई होप आपने इसका जवाब दे दिया है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। हर ग्रामीण परिवार को एक वयस्क यानी ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को स्वयं सेवा के तहत 100 दिनों का वेतनगत रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। आपको पता है कि मनरेगा एक क्या है, मांग आधारित, यानी अगर आप डिमांड ड्रिवन क्या है योजना है, जिसमें आप काम की मांग करते हैं तब आपको इसमें रोजगार दिया जाता है। और 100 दिनों तक आपको अकुशल श्रमिक का रोजगार मिलता है, यानी अकुशल श्रम में आपको 100 दिनों का काम मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, हर ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को यहाँ पे स्वयं हो गया, वयस्क सदस्य को 100 दिनों तक का एक वेतनगत रोजगार देता है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक का वेतन रोजगार कानूनी गारंटी के साथ प्रदान करना है। यह अधिनियम जो है जवाब अधिनियम मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो आपको कुशल अकुशल, अगर आपने क्लास अटेंड किया तो पता है कि कुशल श्रमिक कौन होता है और अकुशल श्रमिक कौन होता है। यानी वैसे श्रमिक जिनके पास स्किल्ड है, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जिसे कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये क्या है, स्किल्ड लोग हैं, यानी इनके पास स्किल्ड है, स्पेसिफिक स्किल्ड है। जबकि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो मिट्टी ढोने वगैरह का काम करते हैं या जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, नहर वगैरह बनाने या पुल वगैरह बनाने में जो काम करते हैं, उनमें जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो नहीं, वो लोग जो मिट्टी ढोने वगैरह यानी जो वो सामान वगैरह ढोने वगैरह का काम करते हैं, वो काम सारे क्या है, अनस्किल्ड है, यानी अकुशल श्रम है, यानी कोई भी उस काम को कर सकता है, उसमें किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुशल और अकुशल श्रम, यानी जो अकुशल श्रम के तहत उनको 100 दिनों का काम मिलता है, ठीक है, 100 दिनों का काम इसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब था। आई होप आपने भी इसका राइट जवाब वही दिया होगा। अगला प्रश्न है, इसमें थोड़ा प्रश्नों की जो प्रश्न है वो थोड़े से टफ लेवल के हैं, ठीक है।
तो आप आई होप आप इसको संभाल लेंगे, क्योंकि बहुतों लोगों ने कहा कि जो प्रश्न है वो बहुत थोड़ा ईजी हैं, ईजी वे में चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसका उनका जो लेवल है हल्का सा टफ होगा। ठीक है, तो पहला दूसरा प्रश्न है कि मनरेगा को गांव स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी, यानी ग्रामीण स्तर पर मनरेगा को लागू कौन करता है। पहला ऑप्शन है जिला कलेक्टर, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है ग्राम पंचायत, चौथा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपको पता है कि मनरेगा को ग्रामीण स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आई होप इसका आप राइट जवाब देंगे। तो मैं बता देती हूँ कि इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ग्राम पंचायत जो है मनरेगा को गांव स्तर पर लागू करती है। आपने देखा होगा कि जो गांव का मुखिया होता है, यानी आपका जो गांव का मुखिया होगा, आपकी पंचायत का जो मुखिया होगा, वो आपके गांव के विकास से संबंधित सारे काम करता है। तो यानी ग्राम पंचायत का काम ये होता है। जिला कलेक्टर का काम ये नहीं होता है। ठीक है, राज्य सरकार तो बिल्कुल नहीं करती है। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका काम उन पे निगरानी वगैरह करना होता है, ये काम करना, यानी उसको लागू कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, ग्राम पंचायत की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक निकाय है। आपको पता है कि अगर आप मनरेगा के तहत आप काम के लिए जाएंगे तो ग्राम पंचायत के पास जाएंगे, नहीं यानी आपके गांव का जो मुखिया होगा उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि आपको मनरेगा के तहत काम चाहिए। ठीक है, तो आपका पंजीकरण होगा, आपको एक रसीद दी जाएगी और उसके तहत आपको उसमें डेट मेंशन किया गया कि 14 दिन आपने अप्लाई किया और 15वां दिन आपको काम उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसमें टाइम बाउंड होता है कि अगर आपने मनरेगा के तहत काम की डिमांड की है तो आपको 15 दिनों के भीतर काम यानी रोज़गार उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा तो क्या होता है कि आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है। ठीक है, बेरोज़गारी भत्ता के आप हकदार हो जाते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या करता है, उनका पंजीकरण करता है, जॉब कार्ड जारी करता है और ये उसका क्या है, प्राथमिक काम है। गांव में स्थानीय शासी निकाय के बारे में सोचें, ये कुछ और ही आ गया है, यानी जो आपके गांव का स्थानीय शासी निकाय, यानी जो मैंने बताया कि ग्राम पंचायत में जो आपका मुखिया है वो इससे संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार को रोजगार की कानूनी गारंटी क्या है। एक वित्तीय वर्ष में यानी एक साल में 1 ईयर में एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत एक ग्रामीण परिवार को रोजगार की कानूनी गारंटी कितनी, यानी कितने दिनों तक उससे रोजगार यानी काम मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है 50 दिन, दूसरा है 100 दिन, तीसरा है 150 दिन और चौथा है 200 दिन। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में यानी एक साल में एक परिवार को क्या होगा, 100 दिनों तक उसको काम मिलेगा। ठीक है, मनरेगा के तहत 100 दिनों की काम की गारंटी इसमें दी गई है। एक मनरेगा में एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिनों के लिए अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी दी गई। मैंने ऊपर बताया कि कुशल शारीरिक श्रम और अकुशल शारीरिक श्रम क्या होता है। ठीक है, अकुशल में क्या आता है, तो वे व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं और कुशल शारीरिक श्रम में जो किसी स्किल्ड में होती है, जैसे टीचर का हो गया, प्रोफेसर हो गया, ठीक है, डॉक्टर वगैरह हो गया, इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, तो ये सारे आते हैं। ठीक है, ये और अकुशल में वैसे काम जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसमें किसी स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहता है कि यह अधिनियम के नाम से ही गारंटी शुदा दिनों की संख्या के बारे में एक मजबूत संकेत मिलता है, यानी इसमें 100 दिन की गारंटी दी गई कि आपको 100 दिनों का काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि यदि एक आवेदक को वैध आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो परिवार किस चीज़ का हकदार होता है। यानी अगर आपने मनरेगा के तहत जॉब की मांग की है और आपको 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिल रहा है तो आप वही कह रहे हैं कि किस चीज़ का हकदार, यानी आप उसके बाद आपको क्या मिलता है। तो मैंने ऊपर भी बताया, आपको पता हो गया होगा अब तक। तो पहला ऑप्शन है कि एक अतिरिक्त वर्ष के लिए वैध जॉब कार्ड, दूसरा है बेरोजगारी भत्ता, तीसरा है एक पूर्णकालिक सरकारी नौकरी या चौथा है एक नया जॉब कार्ड जारी किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर 15 दिनों के भीतर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप बेरोजगारी भत्ता के हकदार हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट जवाब होगा। अगर आपको 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलेगा तो आप
बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो परिवार बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। यह प्रावधान समय पर काम प्रदान करने में प्रशासन की विफलताओं के लिए एक दंड के रूप में काम किया जाता है। यानी इसमें क्या है कि प्रशासन अगर समय पर उस व्यक्ति को काम का यानी रोजगार उपलब्ध नहीं कराता है तो वो एक क्या है कि दंड के रूप में उसको ले, यानी वो जो पैसा दे रहा है, यानी जो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है वो किस पे दंड है, तो प्रशासन पे वो दंड के रूप में काम करता है, क्योंकि उसने समय पे रोजगार उसको उपलब्ध नहीं कराया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए वेतन भुगतान का प्राथमिक तरीका क्या है। यानी मनरेगा में जो श्रमिक काम करेंगे उनको वेतन किस माध्यम से दिया जाएगा, यानी पैसे किस माध्यम से उनको भुगतान किया जाता है। तो पहला है कार्यस्थल पर नकद भुगतान, यानी जहाँ पे वो काम करते हैं उनको तुरंत वहीं पे पैसा मिल जाता है क्या। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बैंक या डाकघर खातों के माध्यम से, यानी उनको जो पैसा होता है या तो उनके बैंक खाते में या डाकघर खाते में आता है। तीसरा है मोबाइल वॉलेट के माध्यम से, या उन्हें यूपीआई या कोई भी वॉलेट जो है पेमेंट के माध्यम से पेड किया जाता है, या खाद्य कूपन वितरण, यानी एक खाद्य कूपन वितरण प्रदान करके टोकन प्रदान करके क्या उनका वेतन मिलता है। तो आपको पता है कि उनका वेतन कैसे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, बैंक या डाकघर खातों के माध्यम से भुगतान करके। इससे क्या होता है कि पारदर्शिता बनी रहती है कि जिस व्यक्ति ने काम किया उससे उसका मेहनताना मिला, यानी उसकी मजदूरी उसको मिले कि नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक या डाकघर खातों के माध्यम से उनको भुगतान किया जाता है। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वेतन सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ये आधुनिक सरकारी योजनाएं वित्तीय लेन देन में कैसे पारदर्शिता होने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, जैसे अगर किसी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है, किसी प्रश्न को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि बैंक खाते में एक पैसा अगर आएगा तो आपको पता है कि वो सीधे जिस व्यक्ति का होता है उसी के हाथ में मिलता है, यानी उसी के अकाउंट में आएगा। तो इससे क्या होता है ना, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। आपको पता है कि क्या होता है कि जॉब के नाम पर, यानी काम कराने के नाम पर क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि जो श्रमिक होता है उसको बोला जाता है कि तुम काम कर लो, ठीक है, और उसका जो पैसा आता है उसमें से क्या करते हैं, पहले कैश साथ मिलेगा तो क्या करेंगे वो लोग उसका कुछ % अपने पास रखेंगे और बाकी पैसा उसको देंगे, यानी मजदूरी उसने की लेकिन उसको उसका पूर्ण वेतन नहीं मिला। तो इसी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, उनको बैंक खाते और डाकघर खातों के माध्यम से दिया जाता है। तो प्रश्नों को अगर सोचें, हम यहाँ पे सोच कर बनाने की कोशिश करें तो बिना पढ़े भी कुछ प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है, सरकार यही कह रहा है कि आधुनिक सरकारी योजनाएं वित्तीय लेन देन में कैसे पारदर्शिता लाने के लिए काम करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत काम के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो मनरेगा के तहत जॉब पाने का हकदार है, यानी पात्रता क्या है। तो पहला है भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, क्या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मनरेगा के तहत जॉब की मांग कर सकता है। दूसरा, ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य। तीसरा है केवल ग्रामीण परिवारों की महिलाएं, और चौथा है केवल गरीबी रेखा से नीचे के लोग। तो आपको पता है कि भारत में रहने वाले जैसे मैं भी रहती हूँ, आप भी रहते हैं, कोई धनी मनी व्यक्ति भी रहते हैं, तो क्या कोई भी उसके तहत काम मांग सकता है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई है कि वो ग्रामीण परिवार का हो और गरीब परिवार से संबंधित हो। ठीक है, ग्रामीण परिवार, और यानी बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा कि ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य। इसमें केवल क्या महिलाओं को ही मनरेगा के तहत काम मिलता है, जिन्हें महिलाओं को केवल इसमें उनको 1/3 यानी 33% की रिजर्वेशन मिली हुई है कि 33% मनरेगा में 33% वुमेन्स होना अनिवार्य है। ठीक है, और गरीबी रेखा से नीचे केवल नहीं, वैसा व्यक्ति जो मध्यम आय वाला भी है वो भी उसके तहत काम की मांग कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, ठीक है, व्याख्या देखें तो ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य मनरेगा के तहत काम के आवेदन के लिए पात्र है। ठीक है,
और पात्रता घर के जनसांख्यिकी और स्थान से परिभाषित होती है, यानी कौन पात्र है, उसके परिवार में क्या है और किस स्थान से। आपने देखा कि स्थान क्या था, ग्रामीण मेंशन किया हुआ था, ग्रामीण, और वयस्क सदस्य होना चाहिए, वयस्क व्यक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के लाभार्थियों के लिए आवश्यक लिंग अनुपात क्या है, यानी जेंडर का अनुपात क्या है। तो कम से कम 50% पुरुष होने चाहिए। दूसरा है कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। तीसरा है पुरुषों और महिलाओं का की जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, या कोई विशिष्ट लिंग या अनुपात की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मनरेगा के तहत जो लिंग का अनुपात है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कम से कम 1/3। मैंने अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी बताया कि 1/3 जो है, यानी 33% वुमेन्स का होना, 33% वुमेन्स का होना अनिवार्य है मनरेगा में। ठीक है, इससे क्या होता है कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है, यानी महिलाओं को भी अकुशल श्रम में काम करने का मौका मिलता है, जिससे वे क्या कर सकते हैं, अपनी आय के स्रोत, एक तो उनके लिए आय का स्रोत जनरेट होगा, इससे उनकी फैमिली की कंडीशन के साथ साथ उनकी भी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मनरेगा के तहत जो 1/3 यानी कम से कम 1/3 महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें, यहाँ पे उसका उत्तर देख लेते हैं। कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। और व्याख्या की बात करें तो अधिनियम में यह अनिवार्य है कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 1/3 महिलाएं, लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। यानी लैंगिक समानता यानी दोनों लिंगों को समानता के लिए इसमें क्या किया गया, 1/3 महिलाओं का प्रावधान किया है। यह अधिनियम विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है और उनकी भागीदारी के लिए न्यूनतम कोटा निर्धारित करता है। आपको पता है कि कितना कोटा है, 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, यानी 100 में से अगर मान लीजिए मनरेगा के तहत 100 लोग काम करते हैं तो उसमें 33 जो क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी अनिवार्य है, यानी 33 महिलाएं इसमें होना अनिवार्य रखा गया। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा के तहत सामान्यतः किया जाने वाला कार्य नहीं है, यानी कौन सा ऐसा काम है जो मनरेगा के तहत नहीं किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो पहला है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, दूसरा है जल संरक्षण और कटाई, तीसरा है सरकारी विभागों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास करना, चौथा है छोटे किसानों की ज़मीन पर व्यक्तिगत लाभार्थी का काम। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि कौन कौन से काम किए जाते हैं तो कौन सा काम नहीं किया जाता है वो ऐसे ही निकल जाता है। आपको पता है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कों यानी गांव की जो सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है जल संरक्षण और कटाई, आपको पता है कि नहरों, कुओं और तालाबों की खोदाई इसमें की जाती है। ठीक है, नहर जो बनते हैं वो मनरेगा के तहत उनको काम मिलता है, क्योंकि उसमें किसी कौशल की आवश्यकता तो होती नहीं है। सड़कों के निर्माण में भी किसी कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। जो सामान होते हैं वो उनको ढोने का काम कौन करता है, जो मजदूर होते हैं उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तीसरा है सरकारी विभागों में सॉफ्टवेयर का विकास। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको विशेष पढ़ाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल होनी चाहिए, आपने सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग वगैरह करना अनिवार्य है, कंप्यूटर का आपको विशेष नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा कि ये काम जो है मनरेगा के तहत नहीं किया जाता, और छोटे किसानों की ज़मीन पर व्यक्तिगत लाभार्थी का काम ये भी किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा कि सरकारी विभागों में सॉफ्टवेयर का विकास मनरेगा के तहत नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक कुशल यानी स्किल्ड वर्क है। जो स्किल्ड वर्क है यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर में विशेषज्ञ है, सॉफ्टवेयर वगैरह जिसने इसकी पढ़ाई की है वो ही इस काम को कर सकता है, न कि कोई भी साधारण व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देख लेते हैं सरकारी विभागों के लिए सॉफ्टवेयर विकास। मनरेगा अकुशल शारीरिक काम के लिए और सॉफ्टवेयर विकास के लिए इस श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, काम क्या है, अकुशल प्रकृति का होना चाहिए। इसमें आपको पता है कि अकुशल प्रकृति का काम इसमें होना चाहिए। मनरेगा के तहत अकुशल श्रम प्रदान किया जाता है, न कि स्किल्ड। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत एक मजदूर को कार्यस्थल तक अधिकतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए, यानी उसका जो घर है उससे कार्यस्थल की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसकी दूरी हमने क्लास में देखी है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला है 1 किलोमीटर, दूसरा है 3 किलोमीटर, चौथा है 5 किलोमीटर, तीसरा है 5 किलोमीटर और
चौथा है कोई दूरी सीमा नहीं, यानी इसमें कोई दूरी नहीं है कि कितनी दूरी जानी चाहिए। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 किलोमीटर। इसमें निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति है उसको 5 किलोमीटर उसके या घर से या एरिया से उसके 5 किलोमीटर की दूरी तक ही उसको काम मिलना चाहिए। अगर उससे अधिक अगर उसको दूरी मिलती है यानी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसको यात्रा भत्ता दिया जाता है। ठीक है, यात्रा भत्ता की सुविधा यानी अत्यधिक उसको यात्रा के लिए और पैसे मिलते हैं, यानी जो यात्रा पे वो खर्च करेगा, यानी जो परिवहन पे वो खर्च करेगा, आने जाने में जो उसका समय लगेगा और जो खर्च लगेगा, यानी जो भाड़ा वगैरह में बढ़ोतरी होती है उसके लिए उसको अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 किलोमीटर है। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि कार्यस्थल श्रमिकों के निवास से 5 किलोमीटर के दायरे में ही स्थित होना चाहिए। हालांकि अगर नहीं है तो उसे अतिरिक्त जो यात्रा यानी परिवहन के लिए अतिरिक्त पैसा मिलता है उसको। ये क्या है कि यह श्रमिकों की सुविधा के पहुंच के बारे में भी सोचता है कि यानी श्रमिक जो है उनको उनके आसपास में ही काम मिले। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के लिए धन जो है मुख्य रूप से किन दो सरकारी स्तरों के बीच साझा किया जाता है, यानी जो पैसे का वितरण है किन दो सरकारी स्तरों पर वितरित किया जाता है। पहला राज्य सरकार और स्थानीय पंचायत, दूसरा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तीसरा है ग्राम पंचायत और राज्य सरकार, चौथा है केंद्र सरकार और जिला कलेक्टर। तो आपको पता है जो धन का मुख्य वितरण है 2 स्तरों पर किया जाता है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें केंद्र सरकार जो है फंडिंग यानी जो पैसा है वो पूर्ण रूप से देती है और सामग्री के लिए जो पैसा है उसमें 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। इसको क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि 2 सरकारी स्तर कौन कौन से हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो फंडिंग है वो डिवाइड होती है, यानी पैसा जो है मुख्य रूप से इन दोनों स्तरों के बीच साझा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे कह भी रहे हैं केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी की लागत वहन करती है, यानी 100% मजदूरी की लागत कौन वहन करती है, तो केंद्र सरकार करती है। और जो सामग्री लगती है यानी जो सामान वगैरह लगते हैं उसका 75% केंद्र सरकार वहन करती है और 25% राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, जबकि राज्य सरकार सामग्री, प्रशासनिक लागत और बेरोजगारी भत्ते को कवर करती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से भत्ते वो यानी केंद्र सरकार कौन से फंड को यानी पैसे को वहन करती है और दूसरा राज्य सरकार किन किन पर खर्च करती है, यानी 25% खर्च करती है राज्य सरकार सामग्री लागत, प्रशासनिक लागत और बेरोजगारी भत्ते पर। ठीक है, फंडिंग जो मॉडल है 2 मुख्य सरकारी स्तरों के बीच साझा की जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत संपत्ति बनाने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी मनरेगा के तहत जो काम किया जाता है इससे जो सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत परिवारों के लिए व्यक्तिगत धन बनाना, दूसरा है कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाना, तीसरा है ग्रामीण समुदाय को लग्जरियस सुविधाएं प्रदान करना और चौथा है सरकारी अधिकारियों के लिए कार्यालय भवन बनाना। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत तो पता होना चाहिए आपको मनरेगा के तहत कौन कौन से काम किए जाते हैं और उनका उससे क्या होता है कि जो सामाजिक संपत्ति का निर्माण होता है। तो जो सामाजिक संपत्ति उससे बनते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। जैसे मनरेगा के तहत आपको क्या होगा, मान लीजिए सड़क बनाया जाए तो इससे क्या होगा, ग्रामीण कनेक्टिविटी उससे बढ़ेगी, आने जाने की सुविधाएं होंगी। ठीक है, और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नहर वगैरह बनाए जाते हैं तो इससे क्या होगा, जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें सिंचाई के लिए किसानों के पास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये सारी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यही कह रहा है कि मनरेगा के तहत जो संपत्ति बनेगी उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। कह रहा है कि कृषि उत्पादकता और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। सड़कों की बात व्याख्या करें तो सड़कों, जल संरक्षण संरचनाओं और सिंचाई चैनलों जैसे टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण सीधे बढ़ी हुई कृषि उत्पादकता और बेहतर ग्रामीण कनेक्टिविटी में योगदान देता है। अगर सड़कें वगैरह अच्छी हो जाएंगी, जल वगैरह जो बनेंगी, उससे क्या होगा कि ग्रामीण विकास में हेल्पफुल होगा, जिससे वहाँ पे क्या होगा कि
उत्पादक जो कृषि उत्पादकता है या जो सुविधाएं हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और उनके जीवन स्तर के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होती है। संकेत में कह रहा है कि परिसंपत्तियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए डिजाइन की गई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड कौन जारी करता है। मनरेगा के तहत आपको एक कार्ड मिलता है, जॉब कार्ड, जिसके तहत आपको काम दिया जाता है, वो कौन जारी करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्थानीय चुनाव में मतदान किए गए एक पहचान पत्र है। कह रहा है कि जॉब कार्ड क्या है, कौन जारी करते, ये नहीं है, जॉब कार्ड क्या है। तो स्थानीय चुनाव में मतदान के लिए एक पहचान पत्र है। दूसरा है सरकारी नौकरी पाने के लिए अधिकार की गारंटी देने वाला एक दस्तावेज है। तीसरा है कार्यस्थल और श्रमिकों की एक तस्वीर है। चौथा है एक कानूनी दस्तावेज जो योजना के तहत एक परिवार को रोजगार के रिकॉर्ड करता है। तो आपको पता है कि ये जॉब कार्ड क्या है। जॉब कार्ड क्या है? चुनाव में मतदान के लिए पहचान पत्र नहीं, उसके लिए तो आपके पास वोटर आईडी है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। वोटर आईडी बनी है मतदान देने के लिए। दूसरा है सरकारी नौकरी पाने के लिए गारंटी देने वाला एक दस्तावेज है। इससे क्या आपको सरकारी नौकरी मिलती है? नहीं, इससे आपको 100 दिनों का रोजगार मिलता है, 100 दिनों का अकुशल रोजगार मिलता है एक साल में, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा भी। तीसरा है कार्यस्थल पर श्रमिकों की एक तस्वीर है। कार्यस्थल पर श्रमिकों की तस्वीर क्यों खींची जाएगी? इसमें आपकी तस्वीर थोड़ी ना होती, ये तो आपको काम का जो विवरण होता है ये देता है, तो ये तीसरा भी नहीं होगा। यानी 3 ऑप्शन A, B, C खत्म हो गए और लास्ट ऑप्शन हमारा D ऑप्शन जो होगा इसका राइट जवाब होगा। ये क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जो योजना के तहत एक परिवार को रोजगार को रिकॉर्डित करता है, यानी किस व्यक्ति को इसके तहत काम मिला है उसका विवरण इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न में इसको पहले देख लेते हैं। एक कानूनी दस्तावेज जो योजना के तहत एक परिवार के लिए रोजगार को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट जवाब था। व्याख्या करें अगर इसकी, तो जॉब कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो रोजगार के रिकॉर्ड और निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। जो रोजगार का क्या करता है, इसमें रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड रहता है, इसमें आपका नाम वगैरह पता वगैरह लिखा होता है। ठीक है, और इसकी निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। यह संकेत में देखें तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो रिकॉर्ड और पात्रता के रूप में काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि मनरेगा किस प्रकार के काम पर ध्यान केंद्रित है, यानी मनरेगा में किस प्रकार का काम किया जाता है। तो पहला है अकुशल शारीरिक श्रम, दूसरा है कुशल और तकनीकी काम, तीसरा है बौद्धिक और शोध आधारित काम, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत किस प्रकार का काम किया जाता है, यानी काम की जो अवधारणा है वो किस प्रकार की है। तो इसमें जो है आपको पता है कि इसमें अकुशल शारीरिक श्रम, यानी ऐसा काम जिसमें किसी विशेष बुद्धिक और बौद्धिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें किसी विशेष स्किल्ड की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है। कुशल तकनीकी इसमें नहीं होता है, यानी आप बहुत ज़्यादा कौशल हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बौद्धिक शोध पर आधारित, यानी शोध वगैरह तो होते नहीं। और तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट जवाब होगा, अकुशल शारीरिक श्रम, यानी जिसमें दिमाग वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, यानी ऐसा काम जो कोई भी व्यक्ति कर सके, वो क्या है? अकुशल शारीरिक श्रम है। यानी शारीरिक श्रम यानी मेहनत का काम है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देखो तो यह अधिनियम उन लोगों को अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो इसकी मांग करते हैं, उन्हें शारीरिक श्रम करने की मांग करते हैं। आपको पता है कि यह मांग आधारित काम है, तो अब उनको क्या किया जाता है, तब उनको इसके लिए काम मिलता है, यानी इसके लिए डिज़ाइन इसलिए इसको किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम करना चाहता है, अकुशल शारीरिक श्रम, तो उसे इसके तहत काम मिलेगा। प्रदान किया गया काम उन लोगों के लिए है जो किसी व्यापार में कुशल नहीं है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो इसीलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा श्रमिकों के लिए मजदूरी दर कैसे निर्धारित करते हैं, यानी जो मजदूरी की दर है वो कैसे निर्धारित होती है। तो पहला है स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा, यानी मजदूरी की जो दर है, यानी जो उनका वेतन है, यानी एक दिन का जो काम वो करेंगे। जैसे आपको पता है कि
कोई दिहाड़ी मजदूर है तो एक दिन दिहाड़ी करता है तो उसकी दिहाड़ी फिक्स्ड होती है कि शाम को उसे 500 रुपये, 600 रुपये या जितनी भी उसकी दिहाड़ी है उसको मिलेगी। तो वैसे ही मजदूरी दर इसकी जो है मनरेगा के तहत कौन निर्धारित करता है, यानी 100 दिन का अगर वो काम करता है तो उसे कितनी मजदूरी मिलेगी, ये कौन निर्धारित करता है, यही पूछ रहा है। तो पहला है स्थानीय ग्राम पंचायत, दूसरा है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राज्य सरकार, दूसरा है बाजार की मांग के आधार पर केंद्र सरकार, और चौथा है स्थानीय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो मजदूरी की दर का निर्धारण होता है वो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत श्रमिकों की जो वेतन है या मजदूरी है उसको तय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर इसका जो है मजदूरी दर तय की जाती है मनरेगा के तहत। एक एक्ट है, एक आर्टिकल एक्ट आता है, अधिनियम आता है 1948 का शायद है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस एक्ट में संशोधन करके उसको बनाया गया है जो वेतन वगैरह का जो मानदंड है उसको निर्धारित करने के लिए। तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसको, मैं अगर ध्यान आया तो कभी किसी वीडियो में उसको कवर कर दूँगी क्योंकि वो छूट गया है इसमें। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मजदूरी निर्धारण की बात है ना कि किस पे मजदूरी कौन निर्धारित करता है या किस पे निर्धारित करता है, ये छूट गया है चैप्टर उसमें, तो उसको मैं कभी और कवर कर दूँगी या किसी, जैसे आज मैंने बता दिया वैसे ही अगले किसी टेस्ट प्रैक्टिस सेट में उसको कवर मैं कर दूँगी। तो ऑप्शन नंबर बी है, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए मजदूरी दर को अधिसूचित करती है जो मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करने के लिए CPIEL से जुड़ी योजना है, यानी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधार पर, यानी मुद्रास्फीति बाजार मांग के आधार पर उनकी क्या होती है, मजदूरी का निर्धारण होता है। मजदूरी दर मुद्रास्फीति का हिसाब लगाने के लिए एक विशिष्ट सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मनरेगा में सामाजिक ऑडिट की क्या भूमिका है। ठीक है, सामाजिक ऑडिट यानी सोशल ऑडिट की क्या भूमिका है। तो पहला है कि यह श्रमिकों की सामाजिक स्थिति की जांच करता है, दूसरा समुदाय द्वारा योजना के वित्तीय रिकॉर्ड और कार्यान्वयन को सत्यापित करता है, तीसरा है समुदाय पर योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करता है, और चौथा नए आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करता है। तो आपको पता है कि सामाजिक ऑडिटिंग में क्या होती है, तो समुदाय द्वारा योजनाओं का जो वित्तीय रिकॉर्ड को क्रियान्वित करने और सत्यापित करने का काम किया जाता है, यानी इसमें ऑडिटिंग की जाती है। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उनको रिकॉर्डिंग, उनकी जो योजनाएं हैं उनका जो एक विवरण होता है उनको रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, सामाजिक ऑडिट, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखते हैं, समुदाय द्वारा योजनाओं के वित्तीय रिकॉर्ड और कार्यान्वयन को सत्यापित करना। सामाजिक ऑडिट पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसमें सत्यापन प्रक्रिया में समुदायों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे सोचना है कि समुदाय जो है यानी जो आपका ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे स्थानीय सरकारों को जवाबदेह कैसे ठहराया जा सकता है, यानी उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय और चौथा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय यानी नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है मनरेगा के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिनियम के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार क्या है, नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय का नाम ही योजना की प्रकृति का सीधा संकेत करता है, यानी संकेतक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा जो है जनसंख्या के किस हिस्से को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है, यानी मनरेगा के तहत जिन
जनसंख्या यानी जिन लोगों को इसमें हिस्सा मिलता है, यानी जो लोग इसके तहत काम करते हैं वह कैसे होते हैं और उनको कैसे सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो शहरी युवा होते हैं, ग्रामीण गरीब और कमज़ोर वर्ग होते हैं, औद्योगिक श्रमिक होते हैं, या भारत के सभी नागरिक होते हैं। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत किन व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो ग्रामीण गरीब और कमज़ोर वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, ग्रामीण गरीबी और कमज़ोर वर्ग। यह अधिनियम ग्रामीण गरीबों के लिए, हाशिए के समुदायों के लिए एक सुरक्षा जाल और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका संकेतक की बात करें तो यह अधिनियम का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे अन्य रोजगार योजनाओं से अलग करती है। तो पहला, यह योजना गैर कानूनी योजना है। दूसरा है, यह केवल अकाल के समय रोजगार प्रदान करता है। तीसरा, यह केवल कानूनी अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी देता है। और चौथा, यह केवल पुरुषों के लिए है। ठीक है, तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत एक प्रमुख विशेषता क्या है जिसे अन्य रोजगार योजनाओं से अलग करती है। तो ये क्या है कि यह एक कानूनी अधिकार के रूप में गारंटी यानी रोजगार की गारंटी देता है। इसमें क्या आपको पता है कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी इसमें दी गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे उसकी व्याख्या है। यह एक कानूनी अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक कानून द्वारा समर्थित काम करने की एक कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अगर संकेतक में करते हैं तो यह गारंटी शब्द का संकेतक है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है। मनरेगा के तहत श्रमिकों का भुगतान कैसे किया जाता है। तो प्रतिदिन काम के लिए किए गए घंटों की संख्या के आधार पर। दूसरा है, काम के उत्पादकता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान के साथ। तीसरा है, केवल निश्चित मासिक वेतन के आधार पर। और चौथा है, लॉटरी प्रणाली के आधार पर। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है। तो काम के उत्पादन के आधार पर न्यूनतम मजदूरी के प्रावधान के साथ उनको वेतन मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। मजदूरी मुख्य रूप से पीस रेट प्रणाली कार्य की मंत्रणा के अनुसार आधारित होती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाती है। संकेतक में बात करें तो भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली और उत्पादकता से कैसे संबंधित है इसके बारे में सोचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा के संदर्भ में ग्राम सभा का क्या महत्व है। मनरेगा के संदर्भ में ग्राम सभा का क्या महत्व है। यह पूरे राज्य के लिए विशेष वार्षिक बजट को मंजूरी देता है। दूसरा है, यह सामाजिक ऑडिट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है, यह जिला कलेक्टर को नियुक्त करता है। चौथा है, यह ग्राम पंचायतों के वित्तीय खातों का प्रबंधन करता है। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत जो ग्राम सभा है उसका क्या महत्व है। तो सामाजिक ऑडिट आयोजन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होने वाला है कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो सामाजिक ऑडिट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम सभा सामाजिक ऑडिट के लिए एक मंच है और गांव स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा एक निकाय है जो गांव के सभी वयस्क नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का संभावित सकारात्मक परिणाम है। ठीक है, संभावित सकारात्मक परिणाम क्या है मनरेगा से। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण से शहरी आवास में कमी आती है। दूसरा, कृषि में मशीनीकरण के उपयोग में वृद्धि होती है। तीसरा, शहरों में परिवारों के लिए उच्च आय। और चौथा है, खाद्यान्न उत्पादकता में कमी। तो इसका जो सकारात्मक संभावित परिणाम क्या है, तो ग्रामीण से शहरी प्रवास में कमी आती है। ऐसे क्या क्यों होता है कि जैसे आपको पता है कि इसमें मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई। तो जो अकुशल श्रमिक हैं वो या तो खेतों में काम करते हैं, यानी
सीजनल उनको काम मिलता है या ऐसे काम करते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अगर उनको काम गांव में नहीं मिलेगा, अगर सीज़न जब ख़त्म हो जाते हैं खेती वगैरह का तो काम नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि शहरों की तरफ प्रवास करने लगते हैं, यानी शहरों की तरफ जाने लगते हैं। तो मनरेगा के तहत अगर उनको 100 दिन का काम मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे कि शहरों की तरफ उनका जो प्रवास है उसमें कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, तो ग्रामीण से शहरी प्रवास में कमी। स्थानीय रोजगार प्रदान करके मनरेगा ग्रामीण निवासियों को काम की तलाश में शहरी क्षेत्र में प्रवास करने की आवश्यकता को कम कर सकता है। यहाँ पे सोचिए हर बार आ जाए, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों की आवाजाही पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव नहीं। अगला है मनरेगा किस प्रकार की रोजगार नीति का एक उदाहरण है? मनरेगा जो है किस प्रकार की रोजगार नीति का एक उदाहरण है? तो मांग संचालित है, आपूर्ति संचालित है, बाजार संचालित है या सब्सिडी आधारित योजना है? तो आपको पता है कि मनरेगा जो है वो एक मांग संचालित योजना है, यानी अगर आप काम की डिमांड करते हैं, यानी अगर आप काम की डिमांड करते हैं तभी आपको इसके तहत रोजगार मिलेगा, नहीं तो आपको काम नहीं मिलता है। अगर आप काम की डिमांड करेंगे, यानी अपने ग्राम पंचायत में जाएंगे और वहाँ आप मनरेगा के तहत काम की मांग करते हैं, तो आपको जॉब कार्ड जारी किया जाता है और आपको 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और 15 दिनों के भीतर काम नहीं उपलब्ध कराया जाएगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। यह योजना उन परिवारों के मांग के आधार पर काम प्रदान करती है जो रोजगार के लिए पंजीकरण करते हैं, जिससे यह मांग संचालित हो जाती है। काम की उपलब्धता उन लोगों की संख्या पर निर्भर करती है जो इनके लिए पूछते हैं, यानी जो काम चाहते हैं उनकी संख्या उस पर निर्भर करती है। अब कितने लोग काम चाहते हैं ये डिपेंड करता है उन पर। अगला प्रश्न है कि मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी के लिए फंडिंग का प्राथमिक स्रोत क्या है? मनरेगा में श्रमिकों की फंडिंग के लिए प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पहला है राज्य सरकार के, ग्राम पंचायत के फंड या केंद्र सरकार के फंड या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता के फंड। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत मजदूरी यानी श्रमिकों को मजदूरी के लिए फंडिंग का जो प्राथमिक स्रोत क्या है? केंद्र सरकार है, यानी मजदूरी जो है 100% केंद्र सरकार देती है। हमने ऊपर भी बात की है कि मजदूरी कौन प्रदान करता है, तो 100% केंद्र सरकार प्रदान करता है। यहाँ पे देखें तो केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम के लिए 100% मजदूरी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। उच्च स्तरीय सरकारी निकाय को मजदूरी वित्त पोषित करता है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के कार्यान्वयन में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की क्या भूमिका है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की भूमिका पूछ रहे हैं। तो पहला है गांव स्तर पर कार्यों की निगरानी करना, दूसरा है राज्य के लिए सभी वित्तीय खर्चों को मंजूरी देना, तीसरा है ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना और चौथा है सभी आवेदकों के लिए जॉब कार्ड तैयार करना, ठीक है। तो मनरेगा के तहत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की क्या भूमिका है? तो ये है ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कि ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना। बीडीओ ब्लॉक स्तर पर एक प्रमुख अधिकारी होता है जो योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। बीडीओ जो क्या है? सरकारी अधिकारी है जो ब्लॉक स्तर पर काम करता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा के लिए एक आलोचना है? मनरेगा के लिए आलोचना कौन सा है? तो इससे क्या होता है? पहला है कि यह ग्रामीण गरीबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ग्रामीण गरीबी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। दूसरा है यह अपर्याप्त मजदूरी भुगतान और देरी का कारण बनता है। तीसरा है यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास को हतोत्साहित करता है और चौथा है यह महिलाओं के लिए रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा कि कौन है जो मनरेगा की आलोचना करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अपर्याप्त मजदूरी भुगतान और मजदूरी में जो देरी होती है इसकी आलोचना का कारण। इनको क्या होता है कि प्रावधान तो किया गया लेकिन उनको समय पर मजदूरी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, यानी जो भुगतान होता है वो लेट से होता है, ठीक है।
अपर्याप्त मजदूरी भुगतान और देरी का कारण बनता है। मजदूरी भुगतान में देरी और अपर्याप्त मजदूरी की योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार आलोचना की जा रही है। भुगतान प्राप्त करने के लिए श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली व्यवहारिक चुनौतियों के बारे में सोचना है कि और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो पेमेंट के टाइम पे श्रमिकों को होती हैं। ठीक है, आपको पता है कि पेमेंट के टाइम पे क्या होता है कि या तो उनको समय पे वेतन नहीं मिलता है, या वेतन मिलता भी है तो उसमें और बिचौलिए जो होता है ना, बीच के बिचौलिए, वो उसको खा जाते हैं। ठीक है, अगला है मनरेगा किस व्यापक सरकारी पहल का हिस्सा है। जो मनरेगा है किस सरकारी पहल का हिस्सा है, ये पूछ रहा है। तो पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तीसरा है गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों का एक समूह, और चौथा है मेक इन इंडिया पहल। ठीक है, तो आपको पता है कि मनरेगा जो है एक व्यापक सरकारी पहल है, तो गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों का एक समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों का एक समूह है। मनरेगा जो है गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको पता है कि मनरेगा का जो मुख्य कार्य है गरीबी को कम करना है, और एक गांव में क्या है कि जो इसके तहत जो अस्थाई संपत्ति है उनका निर्माण करना है, यानी लॉन्ग टर्म जो प्रॉपर्टीज़ है उनको बनाना है, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, जैसे सड़क हो गया या नहर वगैरह ये बनती है, ये सारी। तो यह अधिनियम गरीबी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से एक है। आपको पता है कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण गरीबी के लिए काम करती हैं। ठीक है, उनमें से एक मनरेगा भी है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत किस प्रकार की नौकरी की पेशकश की जाती है। तो पहला है कार्यालय का काम किया जाता है इसमें, दूसरा है अकुशल शारीरिक श्रम, तीसरा है कुशल शारीरिक श्रम, और चौथा है बौद्धिक काम। तो आपको पता है कि इसके तहत जो है किस प्रकार का काम किया जाता है, पेशा क्या है, तो अकुशल शारीरिक श्रम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हमने कई बार अलग अलग तरीके से देख भी लिया अब तक। तो यह अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य परिवारों को अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करता है। काम की प्रकृति बिना किसी विशेष प्रशिक्षण वाले लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन यानी समन्वयन की प्राथमिक भूमिका क्या है। मनरेगा में जिला कार्यक्रम समन्वयन की प्राथमिक भूमिका क्या है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिला कार्यक्रम यानी डीपीसी की प्राथमिक भूमिका। तो पहला है कि राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को फंड आवंटित कराना, दूसरा है जिला स्तरीय योजनाओं की देखरेख करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना, तीसरा है सभी गाँवों में सामाजिक ऑडिट आयोजित करना, और चौथा है जॉब कार्ड के लिए आवेदकों को पंजीकृत करना। तो जो जिला कार्यक्रम समन्वय यानी डीपीसी का जो प्राथमिक भूमिका है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तरीय योजनाओं की देखरेख और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे जिला स्तरीय योजनाओं की देखरेख करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना। डीपीसी आमतौर पर जिला कलेक्टर जिले के भीतर योजनाओं के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो डीपीसी है वो आमतौर पर जिला कलेक्टर यानी जिले के भीतर योजनाओं के पर्यवेक्षण यानी समग्र काम के लिए जिम्मेदार होता है। जो डीपीसी की भूमिका जिला स्तर पर है और इसमें समन्वय और पर्यवेक्षण शामिल होता है। तो ध्यान रखना है ये इसका काम क्या है, समन्वय करना और पर्यवेक्षण यानी निगरानी वगैरह करना इसका काम होता है। तो इसको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है कि मनरेगा का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस मुद्दे का समाधान करना है। ठीक है, मनरेगा का जो लक्ष्य है किस मुद्दे का समाधान करना है। तो देश में मुद्रास्फीति का समाधान करना है, शहरी बेरोजगारी का समाधान करना है, ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी, और चौथा है औद्योगिक श्रम विवाद। ठीक है, तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत जो मुख्य समाधान किया जाता है वो ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी का समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है। अधिनियम का नाम एक मजबूत संकेतक है कि यह किस मुद्दे का समाधान करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि मनरेगा के तहत परियोजनाओं की सेल्फ का उद्देश्य क्या है। परियोजनाओं के सेल्फ का उद्देश्य,
ठीक है, ध्यान रखना है कि कह रहा है कि परियोजनाओं के सेल्फ का उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि समाप्त हुई परियोजनाओं को संग्रहित करना। दूसरा है तत्काल रोजगार के लिए तैयार से लागू परियोजनाओं की एक सूची प्रदान करना। तीसरा है उनके फंडिंग स्रोतों के आधार पर परियोजनाओं को वर्गीकृत करना। और चौथा है सभी ऐतिहासिक परियोजनाओं की एक सूची बनाना। तो जो परियोजनाओं की सेल्फ का मतलब है कि तत्काल रोजगार के लिए तैयार से लागू, यानी पहले से जो लागू परियोजनाओं की एक सूची प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो परियोजनाओं के सेल्फ को तैयार करने की एक पूर्व अनुमोदित सूची है जिसमें मांग की उत्पन्न होने पर तुरंत शुरू किया जाता है। जैसे ही काम की डिमांड की जाती है तो एक इसका काम शुरू किया जाता है, यानी परियोजनाओं की सेल्फ की तैयारी शुरू की जाती है, जिससे क्या होता है पूर्व अनुमोदित सूची तैयारी की जाती है। इससे किए जाने वाले कार्यों की एक पूर्व तैयार की सूची के रूप में सोचते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर मैं बताऊं तो जैसे मान लीजिए काम स्टार्ट हुआ, उसके टाइम क्या हुआ, अगर काम की डिमांड की गई तो तुरंत उसकी सूची क्या हो जाएगी, कौन कौन से फील्ड में काम है और कौन कौन से काम करवाने, इसकी सूची तुरंत बनने लगती है ताकि इनको रोजगार प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा का टिकाऊ संपत्ति बनाने पर ध्यान देने का क्या महत्व है। यानी मनरेगा का जो टिकाऊ संपत्ति बनती है, जैसे सड़क वगैरह हो गया, नहर वगैरह हो गया या तालाब कुएं हो गए, उनका क्या महत्व है। तो यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उच्च मजदूरी का भुगतान किया जाए। दूसरा है यह ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक उत्पादक बुनियादी ढांचे बनाने में मदद करते हैं। और तीसरा यह योजनाओं को लागू कराने के लिए अधिकांश महंगा बनाता है। और चौथा है यह श्रमिकों को काम के लिए आवेदन देने के लिए हतोत्साहित करता है। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी इसका राइट जवाब होगा। यह क्षेत्रों में दीर्घकालिक उत्पादक बुनियादी ढांचे में यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में, निर्माण करने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यह ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक उत्पादक बुनियादी ढांचे बनाने में मदद करता है। ये ऑप्शन नंबर बी है। टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण करके योजनाओं का उद्देश्य दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा बनाना है जो समुदाय को लाभ पहुंचाता है। संपत्तियां केवल अस्थायी रोजगार के लिए नहीं है बल्कि अस्थायी परिवर्तन के लिए भी बनती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवेदकों को जॉब कार्ड कैसे वितरित किए जाते हैं। आवेदक जो है, जिन्होंने भी आवेदन किया है जॉब के लिए यानी मनरेगा के तहत काम के लिए, उनको जॉब कार्ड कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहला है उन्हें परिवारों को डाक के माध्यम से भेजा जाता है। दूसरा है उन्हें परिवारों के एक वरिष्ठ सदस्यों को दे दिया जाता है। या तीसरा है उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा परिवार को जारी किया जाता है। और चौथा है वे एक सरकारी वेबसाइट पर अपलोड के लिए उपलब्ध होता है। तो जो जॉब कार्ड होता है ना, जो जॉब कार्ड दिया जाता है वो है ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम पंचायत द्वारा परिवारों को जारी किया जाता है। जिस परिवार ने उसकी डिमांड की है उस परिवार को ग्राम पंचायत वो जॉब कार्ड जारी करता है यानी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत आवेदन करने वाले परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत निकाय है। गांव में स्थानीय शासी निकाय इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कौन जिम्मेदार होता है, तो स्थानीय शासी निकाय। मनरेगा के संदर्भ में कार्यक्रम अधिकारी यानी पीओ की क्या भूमिका है। तो पहला है परिवारों से काम के आवेदन एकत्र करना। दूसरा है ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना। तीसरा है पूरे जिले के लिए सामाजिक ऑडिट आयोजित करना। और चौथा है श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करना। तो जो पीओ होता है उसका काम क्या होता है, तो ब्लॉक स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना उसका काम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी उसका राइट जवाब होगा। कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर पर एक प्रमुख पदाधिकारी होता है जो योजनाओं के कार्यान्वयन के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कार्यक्रम अधिकारी की भूमिका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के समान ही होती है, तो इसको ध्यान रखना है इस पॉइंट का। अगला प्रश्न है कि मनरेगा महिलाओं को सशक्तिकरण में कैसे योगदान देता है। तो पहला ऑप्शन है सरकार में उन्हें नेतृत्व प्रदान करके। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और महिलाओं की भागीदारी के लिए एक अलग कोटा प्रदान करके। तीसरा है उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करके। और चौथा है महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर।
तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और महिलाओं की भागीदारी के लिए एक अलग कोटा प्रदान करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट जवाब। आपको पता है कि 1/3 यानी 33% आरक्षण इनको मिलता है, 1/3 जिसे आरक्षण बोलते हैं, उनके लिए एक अलग कोटा निर्धारित किया गया है। इसमें कह रहा है कि कम से कम 1/3 महिलाएं लाभार्थियों का प्रावधान है और समान वेतन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करती है। यानी समान काम के लिए समान वेतन जो है आपको डीपीएसपी का एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 39 के तहत, आर्टिकल 39 है और उसका सब पॉइंट एक सब आर्टिकल है उसके तहत मिलता है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कि मनरेगा में मास्टर रोल का उद्देश्य क्या है। मास्टर रोल, ध्यान रखना है कि मास्टर रोल पूछ सकता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये है एक वर्ष में पूरी हुई योजनाओं की एक संख्या सूचित करना या श्रमिकों द्वारा की गई उपस्थिति और काम को रिकॉर्ड करना। दूसरा है गांव में सभी पात्र परिवारों के नाम की सूची करना और चौथा है श्रमिकों के लिए मजदूरी दर निर्धारित करना। तो अगर बात करें इसका जो राइट जवाब होगा कि मनरेगा के तहत जो मास्टर रोल है वो क्या है, तो श्रमिकों द्वारा की गई उपस्थिति और काम को रिकॉर्ड, यानी इसमें जो काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं उनकी उपस्थिति और रिकॉर्ड को इसमें दर्ज किया जाता है मास्टर रोल में। ठीक है, मास्टर रोल श्रमिकों की उपस्थिति को ट्रैक करने और उनकी मजदूरी की गणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें मजदूरों की जो उपस्थिति होती है उनको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, इसे एक रजिस्टर के रूप में सोचे जो श्रमिकों की उपस्थिति को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्राम रोजगार सेवक कौन होता है। ग्राम रोजगार सेवक कौन होता है। तो एक व्यक्ति जो योजना के तहत एक मजदूर के रूप में काम करता है। दूसरा, गांव स्तर पर योजना की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी अधिकारी। तीसरा है एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट करता है। और चौथा है केवल गांव में केंद्र सरकार द्वारा एक प्रतिनिधि। ठीक है, तो जो ग्राम रोजगार सेवक होता है वो गांव स्तर पर योजनाओं की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गांव स्तर पर योजनाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी है। तो ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है, सॉरी वही ऑप्शन है, उसकी व्याख्या है ये। ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त एक प्रमुख अधिकारी है जो योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करता है। ठीक है, रोजगार सेवक इसकी भूमिका प्रक्रिया में सहायता करता है, नाम का अर्थ उसका वही है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए एक योजना है। मनरेगा जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए है। तो क्या ये शहरी क्षेत्र के लिए है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए है। तो आपको पता है कि मनरेगा जो है ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए, यानी इस क्षेत्र से संबंधित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अधिनियम का पूरा ध्यान रोजगार प्रदान करके और ग्रामीण विकास करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा सूखे की स्थितियों को प्रबंधित करने में कैसे मदद करता है। यानी जो सूखे की स्थिति होती है उसको प्रबंधित करने में कैसे मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है फसल बीमा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके। दूसरा है रोजगार प्रदान करके और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके। तीसरा है किसानों को मुफ्त बिजली वितरित करके। और चौथा है पंप चलाने के लिए बिजली के लिए सब्सिडी ऋण प्रदान करके। तो जो मनरेगा है उसके तहत जो सूखे की स्थिति है, तो आपको पता है कि इसके तहत क्या होगा कि रोजगार प्रदान करके और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करके, यानी कुएं और तालाबों का निर्माण करके किया गया जाएगा, जो सूखे की स्थिति है उसको प्रबंधित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। जल संरक्षण परियोजनाओं पर योजना का ध्यान और ग्रामीण परिवारों को आय प्रदान कर से उन्हें सूखे से निपटने में मदद मिलती है। ठीक है, अगला है भुवन मनरेगा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। भुवन मनरेगा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो श्रमिकों की सामाजिक स्थिति को ट्रैक करना। दूसरा है मनरेगा संपत्तियों का मानचित्र आधारित विजुअलाइजेशन प्रदान करना। तीसरा योजनाओं के वित्तीय लेन देन का प्रबंधन करना। और चौथा है
सभी जॉब कार्ड धारकों का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना। तो जो भुवन मनरेगा पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। मनरेगा संपत्तियों का मानचित्र आधारित विजुअलाइजेशन प्रदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे देखें तो भुवन मनरेगा एक भूस्थानिक पोर्टल है जो उपग्रह इमेजनरी का उपयोग करके योजना के तहत बनाई गई संपत्तियों को ट्रैक और मॉनिटरिंग करने की अनुमति देता है। ठीक है, जो भुवन शब्द है पृथ्वी पर या दुनिया है जो भूगोल से संबंधित को सुझाव देते हैं। तो ध्यान रखना है कि भुवन पोर्टल में क्या किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा सतत विकास में कैसे योगदान देता है? तो पहला ऑप्शन है केवल अल्पकालिक आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करके। दूसरा है टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करके जो पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान करती है। तीसरा है अस्थिर कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करके। और चौथा है बेरोजगारी के लिए एक स्थानीय अस्थायी समाधान प्रदान करके। ठीक है, तो जो मनरेगा है सतत विकास में कैसे योगदान देती है? तो टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण करके जो पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान करते हैं, यानी सड़क वगैरह जो बनती है उसके तहत नहर वगैरह, ये सारी जो है क्या सतत विकास में योगदान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। वाटरशेड प्रबंधन, वनीकरण और चेक डैम जैसी परियोजनाएं पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास में मदद करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनरेगा के ऑनलाइन प्रबंधन और निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली का नाम क्या है? मनरेगा के तहत जो प्रबंधन किया जाता है, ऑनलाइन निगरानी की जाती है, उसका नाम क्या है? नरेगा नेट है, MIS प्रबंधन सूचना प्रणाली है, या PMGSY पोर्टल है, या ई गवर्नेंस पोर्टल है? तो जो मनरेगा के तहत ऑनलाइन प्रबंधन का पोर्टल है वो है ऑप्शन नंबर बी MIS यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनरेगा MIS एक वेब सक्षम प्रणाली है जिसका उपयोग योजना के कार्यान्वयन को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह कंप्यूटर प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है जो जानकारी को ट्रैक करने और प्रबंधित करती है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के रोजगार प्रावधानों का प्राथमिक लाभार्थी कौन है? यानी मनरेगा में जो रोजगार मिलता है उसका प्राथमिक लाभार्थी कौन होता है? तो कुशल श्रम और कारीगर होते हैं, ग्रामीण परिवार जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, शहरी कारखाने के मजदूर या कृषि भूमि मालिक। तो आपको पता है कि मनरेगा के तहत किसको प्राथमिकता लाभ मिलते हैं, यानी किनको प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण परिवार जिन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है। वैसे परिवार जिन्हें रोजगार चाहिए उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को लक्षित करता है जो वेतन रोजगार के लिए अकुशल शारीरिक श्रम यानी काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोजगार गारंटी परिषद यानी SCGC की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो पूरे देश में सभी परियोजनाओं को मंजूरी देना। दूसरा है राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करना। तीसरा है पूरे देश के लिए मजदूरी दर निर्धारित करना। और चौथा है पूरे राज्य के लिए सामाजिक ऑडिट का आयोजन करना। आपको पता है SCG यानी रोजगार गारंटी परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो जो है पूरे कह रहा है कि पूरे देश में परियोजनाओं को मंजूरी देना। तो ये पूरे देश के लिए नहीं है, राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। SEGG एक वैधानिक निकाय है जो राज्य सरकारों को सलाह देने और राज्य के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती है। यह निकाय राज्य स्तर पर काम करता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं को ठीक से चलाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब था। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत शिकायत निवारण प्राथमिक तरीका क्या है? मनरेगा के तहत जो शिकायत का निवारण है उसका प्राथमिक तरीका क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके, जिला मजिस्ट्रेट को एक औपचारिक शिकायत के माध्यम से, दूसरा है ग्राम पंचायत और एक समर्पित निकाय निवारण तंत्र के माध्यम से, या एक निजी वकील के संपर्क के माध्यम से। तो मनरेगा के तहत जो शिकायत की जाती है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी? नहीं। या कोई निजी वकील
हायर करके किया जाएगा? तो नहीं। क्या कोई जिला, ये हमने देख लिया, ये देख, क्या कोई जिला मजिस्ट्रेट के पास जाकर आप शिकायत करेंगे कि आपको मनरेगा से संबंधित ये शिकायत है? नहीं, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो पहला जो है उसका निवारण का प्राथमिक जो तरीका है वो है ग्राम पंचायत और एक समर्पित निकाय निवारण तंत्र के माध्यम से जो शिकायतें होती हैं उनका समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। अधिनियम एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण अधिनियम एक बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान करता है जिसकी शुरुआत ग्राम पंचायत से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा में लोकपाल का उद्देश्य क्या है? मनरेगा में जो लोकपाल है इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राम पंचायत की देखरेख करना, दूसरा है योजनाओं से संबंधित शिकायतों और शिकायतों का समाधान करना, तीसरा है ग्राम पंचायत के वित्तीय खातों का प्रबंधन करना और चौथा है श्रमिकों को कुशल नौकरियां प्रशिक्षण प्रदान करना। तो जो लोकपाल होता है वो क्या करता है? तो योजनाओं से संबंधित शिकायतों और शिकायतों का समाधान करना जो है उसका काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकपाल अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों की जांच और समाधान के लिए नियुक्त एक समर्पित अधिकारी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण आबादी के लिए एक मनरेगा का प्राथमिक लाभ क्या है? तो बढ़ता हुआ कर राजस्व, दूसरा बढ़ती हुई कृषि उत्पादकता और गरीबी में कमी, तीसरा तेजी से औद्योगिकरण और चौथा है आयात पर बढ़ती निर्भरता। तो जो मनरेगा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इससे क्या होता है कि बढ़ती हुई कृषि उत्पादकता और गरीबी में कमी इसका प्राथमिक लाभ है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। बढ़ती योजना यानी व्याख्या, यह योजना एक स्थिर आय प्रदान करती है और ऐसी संपत्तियां बनाती है जो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देती है और जिससे क्या होता है गरीबी में कमी आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा के तहत प्राथमिक वाला काम है? यानी प्राइमरी जो काम है वो है। इसमें क्या होता है निजी आवासों का क्या निर्माण होता है, दूसरा जल संरक्षण और कटाई संरचनाओं का निर्माण होता है, तीसरा है शहरी फ्लाईओवर का निर्माण होता है, चौथा है शहरी कारखानों यानी कारखानों का निर्माण स्थापना की जाती है। तो मनरेगा के तहत जो प्राथमिक काम होता है वो है जल संरक्षण और कटाई संरचनाओं का निर्माण। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है इसी का जो व्याख्या है कृषि और पर्यावरण के लिए इसके महत्व के कारण जल संरक्षण योजनाओं के तहत एक शीर्ष प्राथमिकता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत रोजगार की मांग को कैसे ट्रैक किया जाता है? तो हर साल आयोजित एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से, एक वेब आधारित MIS और जॉब कार्ड आवेदन के माध्यम से, ग्राम पंचायत अध्यक्ष मौखिक अनुरोध के माध्यम से, या एक हेल्पलाइन नंबर, एक टेक्स्ट संदेश भेजकर। तो जो मनरेगा के तहत मांग को जो ट्रैक किया जाता है वो एक वेब आधारित MIS और जॉब कार्ड आवेदकों के माध्यम से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। मांग तब दर्ज की जाती है जब परिवार काम के लिए आवेदन जमा करते हैं, जिससे फिर ऑनलाइन MIS के रिकॉर्ड जारी किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। और ये 49वां प्रश्न हमारा, मनरेगा और अन्य मजदूरी रोजगार योजनाओं के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मनरेगा एक मांग संचालित योजना है, आपूर्ति संचालित नहीं। दूसरा, मनरेगा केवल कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करता है। तीसरा, मनरेगा एक सीमित अवधि के लिए एक अस्थायी रोजगार है। और चौथा, मनरेगा का कोई बजट नहीं है। तो मनरेगा अन्य मजदूरी यानी अन्य जो मजदूरी योजना है उनसे भिन्न क्यों है? क्योंकि ये एक मांग संचालित योजना है, आपूर्ति संचालित नहीं। यानी ये डिमांड ड्रिवन है, यानी डिमांड के आधार पर जो है इसमें काम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। मनरेगा की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह सरकार द्वारा काम की आपूर्ति करने के बजाय लोगों की मांग के आधार पर काम प्रदान करता है। ठीक है। लाभार्थियों की भूमिका के बारे में सोचना है, क्या क्या करते हैं।
और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। आज का हमारे ये आज के सेशन का ये 50वां प्रश्न है। सामाजिक ऑडिट तंत्र स्थानीय शासन को कैसे मजबूत करता है? ठीक है, तो बताना है इसको कि राज्य स्तर पर निर्णय लेने को केंद्रीकृत करके, या जमीनी स्तर पर जांच और संतुलन की एक प्रणाली बनाकर, दूसरा ग्राम पंचायतों के लिए बजट बढ़ाकर, और चौथा है जिला कलेक्टर के सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार बनाकर। तो आपको पता है कि सामाजिक ऑडिट तंत्र जो शासन को कैसे मजबूत करता है, तो जमीनी स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर बी, जमीनी स्तर पर जांच और संतुलन की एक प्रणाली बनाकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या को अगर देखें तो सामाजिक ऑडिट समुदायों को ग्राम पंचायतों के काम की जांच करने की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय शासन को पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था और हमने आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस को कर लिया है। मनरेगा के तहत जो 50 क्वेश्चंस थे उन सारे प्रश्नों को हमने इसमें कर लिया है। और इनकी जो थोड़ी सी ये जो प्रश्न थे थोड़े से अलग थे, इनकी जो फीचर्स थी, जो ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे और आई एम रियली सॉरी, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी और थोड़ी सी बाहरी आवाज़ आ गई है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसको आप बता सकते हैं। और बीच के साउंड के लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बताइएगा कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही किया और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।